बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक बैंकिंग, पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर और इसमें इस्लाहात क्या हैं और हुकूमत पाकिस्तान का इनसे कर्ज़ लेने का जो एक अ, माहौल है वो कब से चल रहा है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में काफ़ी देर से है। अ, खलीजी ममालिक की निस्बत यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग को हमने एक पोलिटिसाइज और रिलीजस तर्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों में इसको उभारा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्लामिक बैंकिंग 1979 में इसकी कोशिशें शुरू हुई। 85 में बैंकों ने इंटरेस्ट का नेम मार्कअप रखा और फिर 2002 से संजीदा कोशिशें हुई और आज तकरीबन 25 साल बाद इस्लामिक बैंकिंग के पाकिस्तान में 14.5 खरब रुपए के असासे हैं जो एसेट्स हैं, और इनमें तकरीबन 11 खरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं। ये तकरीबन पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का 25% है, जो कि बहुत खुशाइंद है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम इस्लामी शौर और बैंकिंग और इस्लामी माहौल को पसंद करती है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है कि लोगों की मेजॉरिटी पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट करती है। रिसेंटली हमने देखा कि सारे बैंक, स्टेट बैंक के हुक्म के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने आप को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट किया। आया ये, एक तो मुझे इस बात से सख्त एतराज़ है कि जो इस्लामिक बैंकिंग के लोगों का नाम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चंद बैंक्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं सादिक अकाउंट, चंद अपने नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अमीन अकाउंट। तो ये जो बड़े बड़े अल्फाज हैं, लक़ब हैं, अलक़ाब हैं, ये उन हस्तियों के साथ हैं जो हमसे तो बहुत ऊपर है, बल्कि सबसे ही बहुत ऊपर है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम का नाम बेचने की बजाय एक्चुअल प्रोडक्ट को बेचा जाए। इस्लामिक फाइनेंस में लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकिंग से कंपेयर करें, इसको इस्लामिक बैंकिंग को एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप एक घर लेते हैं इस्लामिक बैंकिंग में, घर की कीमत 1 करोड़ रुपये है और 80% बैंक पैसे दे रहा है और 20% आप दे रहे हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग में बैंक आपके साथ उसमें हिस्सादार है और आप उसको 80% का किराया दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका 80% हिस्सा ख़रीद रहे हैं, जबकि 20% के आप मालिक हैं। तो जो आपकी महीने की किस्त है वो वही बनती है जो कन्वेंशन बैंकिंग में आप मॉर्गेज लेते हैं और बैंक 80% पे फाइनेंस करता है। तो लोगों का इसी तरह गाड़ियों पे भी आप देखें तो यही एतराज़ है कि जो किस्त गाड़ी की कन्वेंशनल बैंकिंग में बनती है वही इस्लामिक बैंकिंग में हमारी जो है वो महीने की इंस्टॉलमेंट बनती है। इसको मज़ीद इस मिसाल से समझा जा सकता है कि अगर आप ज़बीहा जो है इस्लाम में अगर तकबीर नहीं पढ़ते तो वो मुनासिब नहीं है, वो हलाल नहीं होता। तो उलमा कहते हैं कि अगर आपने प्रोसेस को फ़ॉलो किया तो आप ज़बीहा जो है वो हलाल होगा। तो जो नाक़िद हैं वो कहते हैं कि शराब के बारे में भी एक है कि अगर आप बोतल से निकाल के गिलास में डाल के पी लें तो हराम तो चीज़ हराम ही रहेगी। तो बैंक में जो सूद का नाम प्रॉफिट कर दिया और कंपाउंड और इसको मार्कअप कर दिया, ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम पैसे को एक जिन्स तसव्वुर नहीं करता, कमोडिटी तसव्वुर नहीं करता और लेन देन का एक मीडियम तसव्वुर करता है। अनलेस आप शराकतदार हैं, आप रिस्क ले रहे हैं और आप उसके अंदर मालियत में हिस्सादार हैं, तो फिर तो आपका मुनाफा और आपका जो खसारा है उसमें आप बराबर के शरीक हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए इस्लामिक फ़ाइनेंस जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। मैं इसे डिफरेंट सिनारियो में देखता हूँ। अगर आप देखें इस्लामिक बैंकिंग जो है, इनके टोटल 14.8 खरब के असासे हैं, जिनमें से तकरीबन 6.56 खरब की फ़ाइनेंस है और तकरीबन 6.6 खरब जो है वो इसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी इनके, और तकरीबन आप इन सारों को देख लें तो पाकिस्तान में तकरीबन
70% तक जो बैंकों के डिपॉजिट हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी शरह है। 2024 में अगर आप देखें तो हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 8.5 खरब रुपया बैंकों से कर्ज़ा लिया, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने 0.5 खरब कर्ज़ा लिया। तो ये 16 गुना ज़्यादा था। 2025 में सूरत हाल ये रही कि हुकूमत ने 5.4 खरब रुपया कर्ज़ा लिया और प्राइवेट सेक्टर ने 0.74 खरब कर्ज़ा लिया, जो कि तकरीबन फिर भी 7 गुना ज़्यादा था। अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। 2026 में अभी तक इस माली साल में हुकूमत ने 3.5 खरब कर्ज़ा लिया और प्राइवेट सेक्टर ने तकरीबन 0.9 खरब कर्ज़ा लिया। तो ये अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी अच्छी है, वो तकरीबन 22% है। तो पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो बैंकों से आजकल तो 100% कर्ज़ा जो मालियाती खसारा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो बैंकों से, मकामी बैंकों से कर्ज लेती है। स्टेट बैंक ने पिछले साल 2000 अरब रुपया मुनाफा कमाया और जो मकामी बैंक हैं उन्होंने 1000 अरब रुपया मुनाफा कमाया। इसके अलावा किसी कारोबार ने कोई मुनाफा नहीं कमाया पाकिस्तान में। यूनाइटेड किंगडम जो है वो तकरीबन 8% कर्ज लेती है और बाकी जो है वो सारा प्राइवेट सेक्टर जो है बैंकों से कर्ज लेता है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट भी 6% है, यूएई की गवर्नमेंट तकरीबन 10% है और अमेरिका की हुकूमत जो सबसे ज़्यादा दुनिया में कर्ज लेती वो भी 10% है। चाइना में भी तकरीबन रेशो 30% है, बांग्लादेश में 35% है, इंडिया में 25-40% है। तो इन सारे ममालिक में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा इंगेज किया गया। तो अब इस्लामिक बैंकिंग अगर अपने सकूक जो हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट, अगर सुबह मैं एक कारोबारी इंसान हूँ और आप किसान हैं और कोई स्मॉल मीडियम बिजनेस के अंदर है, इंडस्ट्री में, और अगर उसने पैसा लेना है तो उसे तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत अम, लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने सुबह मालियाती कर्ज लेना है, सकूक इशू करना है, तो बैंक सुबह सुबह सारे पैसे ही उसे दे देगा। 1 2 3 दिन में डील भी कंक्लूड हो जाएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 27 खरब रुपए पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर के पीआईबी में है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में है, 6 खरब रुपया पाकिस्तान का ट्रेजरी बिल्स में है और तकरीबन 6 से 7 खरब रुपया जो है वो सकूक में है, तो ये 60-70% से ज़्यादा एक्सपोजर है। तो हुकूमत को फाइनेंस ये बैंक कर रहे हैं। बैंक के मुनाफे में फॉर एग्ज़ाम्पल आप, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें देखना चाहिए बैंक के मुनाफे को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए इस बैंक ने कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं, ये नहीं कि इसने कितनी ब्रांचेस खोली हैं। ये देखना है कि कितने कारोबार को फैसिलिटेट किया है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इसकी वजह से पाकिस्तान में हुई है। और अगर आप देखें कि मलेशिया ने अपने मुल्क में कॉर्पोरेट फाइनेंस के ज़रिए बैंक्स ने एसएमई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ग्रोथ बहुत ज़्यादा आगे आई। मलेशिया में उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल रेट रखा जो थ्रू आउट द ईयर था, डिस्पाइट कोविड और दूसरे जो प्रॉब्लम आए कोरोना की वबा के दरमियान, उसके बावजूद। यही वजह है कि उनकी एक्सपोर्ट 400 अरब डॉलर है। तो अगर बैंक्स जो हैं हमारे स्टार्टअप कैपिटल, वेंचर कैपिटल हैं, स्टार्टअप्स हैं जिनको मोस्टली वेंचर कैपिटल या प्राइवेट एक्विटी से फाइनेंस किया जा रहा है, वो भी बैंक आपको नहीं इसमें पैसे दे रहे पाकिस्तान के अंदर, तो ग्रोथ किस तरह आएगी, तरक्की किस तरह होगी? मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आप किस तरह नई मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे लेंगे? और इस सेक्टर में भी पैसे जो मिल रहे हैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग को, वो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ब्रिज उसको करने के लिए मिल रहे हैं, कोई नई मशीनरी लगाने के लिए नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं। तो इस्लामिक फ़ाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग के तहत आइडिया तो यही है कि मुल्क के अंदर दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, मुल्क के अंदर कारोबार के मौक़े मज़ीद ज़्यादा आगे आएँ, मुल्क के अंदर जो नौजवान नस्ल है जब वो कारोबार करना चाहें तो बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम, चीफ मिनिस्टर लोन स्कीम, इस तरह की लोन स्कीम हों जो फेवरेबल लोगों को या सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को दी जाए। कोविड के दरमियान हमने ये देखा
कि पैसे दिए गए मुल्क में, जो एक डिफरेंट स्कीम के तहत है, जिसमें 90 लोगों को तकरीबन 600 अरब रुपया दिया गया, जिसमें एक दो लोगों को 100 अरब रुपया दिया गया। तो ये चीज़ें, 1 1 अरब डॉलर दिया गया। तो चाहिए तो ये है कि आम मुल्क में, इस मुल्क में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। तो इस्लामिक फाइनेंस में मेरे नज़दीक तो लोगो बदलना या सबका सबज रंग कर देना, या नाम इस्लामिक रख लेना या अरबी नाम रख लेना, इससे मसला हल नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि कौम की जो बचत है, जो बैंक कर्ज़ा ले रहे हैं इस मुल्क के अंदर, डिपॉजिटर बैंक को पैसे दे रहे हैं और बैंक हुकूमत को पैसे दे रहा है, ये साइकिल ख़त्म होना चाहिए। डिपॉजिटर बैंक को पैसा दे, बैंक स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री कारोबार में पैसा दे, बैंक टेक्नोलॉजी के वेंचर्स में पैसा दे, बैंक कारखानों में, बैंक ज़राअत में, इन वेंचर्स में इन लोगों को पैसा दे, ताकि मुल्क में इकनॉमिक ग्रोथ आए। और ये ग्रोथ उसी वक्त आएगी जब मुल्क में कारोबार का माहौल साजगार होगा। टैक्स एक मसला है, लिक्विडिटी फाइनेंस दूसरा मसला है, प्रोडक्टिविटी तीसरा मसला है, स्किल्स चौथा मसला है। तो ये सारे मसाइल जो हैं, ये उसी वक्त हल होंगे जब हम इस पे संजीदगी से गौर करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में हमने इस इस्लामिक नारे लगाए कि हमने यहाँ पे इस्लामी निज़ाम लेके आना है, हमने इस्लामी बैंकिंग लेके आनी है, हमने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वकायद आज़म ने भी कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हमें चाहिए जहाँ हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और दो कौमी नज़रिया भी यही था कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए कम थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें इन बातों के साथ इनकी हकीकी रूह में जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान में ऐसा बैंकिंग निज़ाम जो है वो करना चाहिए जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हो। बैंक सिर्फ सरकार का फैसिलिटेटर ना हो पैसे देने का। और इस टाइम के ऊपर आपके सामने है फिगर्स के जब ये बड़े ममालिक बरतानिया और अमेरिका और इंडिया और चाइना, इन ममालिक में 8 10 20% से ज़्यादा बैंक हुकूमत उनसे पैसे लेती नहीं है। और वो भी गवर्नमेंट ने एक मार्केट लेड बनाए हुए हैं, सेगमेंट्स हैं। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा लीड कर रहा है। दुबई में देखें कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया में तो वो अपने ऑयल रिज़र्व को ही देखते हैं, बैंक्स की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो हमें भी इस मुल्क में चाहिए कि हुकूमत अपना फिस्कल डेफिसिट कम करे, बैंकों से कम कर्ज ले। अब इस दफ़ा बड़ा अच्छा हुआ है कि प्राइमरी सरप्लस भी आया, हुकूमत ने पहली दफ़ा डेट जो जीडीपी की रेशो है उसके मुताबिक भी अपने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान में हकीकी मामलों में इस्लामिक फ़ाइनेंस को प्रमोट करें। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपना फिस्कल डेफिसिट कम करे। अपनी फाइन जो बैंक्स हैं इनको मैंडेटरी हो के टारगेटेड फाइनेंस करे। ये एसएमई को, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को ये टारगेटेड फाइनेंस करें। ज़राअत के लिए, टेक्नोलॉजी, बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए एक स्पेशल सेगमेंट होना चाहिए, ताकि इंडिया ने तो अपने मुल्क में तरक्की ज़राअत के ज़रिए की है, ग्रीन इनिशिएटिव के ज़रिए की है। तो ज़राअत पाकिस्तान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इन्हें देखना चाहिए कि ये किस तरह हम करते हैं। इसी वजह से कि हमें एक्सपोर्ट सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए इस्लामिक फाइनेंस जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट्स हमें डिज़ाइन करने चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन 40 50 साल से यही बहस है, सूद हराम है हलाल है, बैंकिंग इस्लामिक हकीकी है या गैर हकीकी है। मेरा ख़्याल है सवाल ये नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। असल सवाल ये है कि आया ये जो निज़ाम इस्लामिक बैंकिंग का है ये पाकिस्तान में कारोबार को कितना फैसिलिटेट कर रहा है। जो भी निज़ाम है, इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम है या कन्वेंशनल है, ये नौजवानों को क्या मौका दे रहा है, ये किसान को क्या मौका दे रहा है, ये कारोबारी अफराद को क्या मौका दे रहा है, ये मुल्क में नए कारोबार या नए कारोबारी माहौल के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर रहा है। और अगर यही फाइनेंस है कि आप अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखें, घर गिरवी रखें, चीज़ें गिरवी रखें और हमसे पैसे ले लें, ये तो कोई फाइनेंस नहीं है।
ये इस्लामिक फाइनेंस नहीं, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं जीसीसी हैं उन्होंने तो इसको एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे इस्लामिक बैंकिंग को इस्तेमाल किया है। मलेशिया ने इसको अपने मुल्क की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में भी हकीकत में डिबेट की होनी चाहिए कि मुल्क में इनोवेशन को, जिद्दत को, नौजवानों को और मुल्क में कारोबार के माहौल को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं और इस्लामिक फाइनेंस इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। अभी तक तो ये किरदार हुकूमत को पैसे देने तक ही है, और हुकूमत को पैसे देना सबसे आसान काम है क्योंकि हुकूमत सॉवरन है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी और वो हर साल पैसे देती जाएगी। और हमने ये देखा है इस मुल्क में 20-22% सूद जो था वो भी था। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि हकीकी मानों में पाकिस्तान में इस्लामिक फ़ाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फ्लरिश हो, ताकि जो शरिया की रूह है उसके मुताबिक पाकिस्तान में दौलत की तकसीम हो और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।